चलिए भाई, आपकी कक्षा प्रारंभ करते हैं हम लोग। लास्ट जो आपका डिस्कशन है किस पर हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे। ठीक है, अभी देखिए एक नया टॉपिक मैंने आपके सामने बनाया है। हालांकि ये बहुत लंबी यात्रा है, आपको लग रहा होगा कि केवल एक पेज आपके सामने रखा गया है। ये वाकई में बहुत लंबी यात्रा है, क्योंकि लंबी यात्रा का मतलब आप लोग देखिए यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। ठीक है, ये एक लाभदायक डिस्कशन आपके लिए हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त करके सीधा अगर आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को उठाते हैं तो बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए, वही टॉपिक मैंने बनाया है कि गांधी जी को आपको शिफ्ट करना है। गांधी जी को आपको शिफ्ट करना है। यहाँ गांधी जी ने एक एक्टिविटी चलाया था। ये एक्टिविटी आपका लगभग में आपने देखा कि 1920 से लेकर के 1922 के बीच आपको दिखाई दिया। और ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का नाम आपने क्या लिया है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अब गांधी जी को आपको उठा के कहाँ रखना है? आपको 1930 में सीधा लेके जाना है। और आप लोग जानते हैं कि 1930, हालांकि ये एक्टिविटी काफ़ी लंबी है, पूरा देखोगे तो 1930 से लेकर के 1934 के बीच आपको दिखाई देगी। और इस एक्टिविटी का नाम आपको क्या उठाना है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो लगभग में अगर हम ये आधार बना के चलें कि यहाँ एक चीज़ 1920 में स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक चीज़ 1920 में स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे एक चीज़ आपका 1930 में स्टार्ट होगा। क्या होगा? 1930 में स्टार्ट होगा। तो ये जो लगभग में 20 का जो आपका टाइम है, तो 20 के टाइम को मैंने थोड़ा इस तरीके से बांटने की कोशिश की है। आप बिंदु देखेंगे, पहला बिंदु आपको ये डिस्कस करना है कि असहयोग आंदोलन की वापसी के धरातल पर गांधी जी की अलोकप्रियता, ये आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। इसके अभाव में आप लोग अपनी पूरी कहानी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कुछ बातें तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता ही दी हैं, कुछ नई बातें आज भी आप लोग जोड़ के चलोगे। और लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा अच्छे से ये जो आपका चोरा चोरी हत्याकांड है, उस संदर्भ में आपको बड़े अच्छे से मैंने जागरूक करने की कोशिश की थी। तो वहीं से मैंने निकाला हुआ है कि असहयोग आंदोलन की वापसी के धरातल पर गांधी जी की अलोकप्रियता, एक बिंदु तो आपका ये रहेगा। अगला देखिए, स्वराज पार्टी को गांधी जी का समर्थन। ये बहुत चुनौतीपूर्ण मुद्दा उस समय रहा, लेकिन मैंने इसको शामिल किया है कि स्वराज पार्टी को गांधी जी का समर्थन। और ये समर्थन ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने केवल समर्थन किया होगा, गांधी जी ने अपने जो सोच है ना, उनका जो एक दृष्टिकोण है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करके ये समर्थन उस समय किया था। फिर मैं आपको कहाँ पे लेकर के आऊँगा? डोमिनियन स्टेटस की मांग पर सक्रिय होना। यहाँ से गांधी जी अपने आप को फिर दोबारा से एक्टिव होना स्टार्ट कराएंगे, दोबारा से क्या होंगे? एक्टिव होंगे। फिर हम ये देखेंगे कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता त्यागना, है ना। शायद आपको पता होगा कि लाहौर अधिवेशन जो आपका 1929 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता करने का जो अधिकार दिया गया था वो महात्मा गांधी को दिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी ओर से अध्यक्षता त्यागी है। तो उस बिंदु को मैंने शामिल किया है। और फिर अंत में मैं आपको छोड़ूंगा कहाँ पर? आज के डिस्कशन में वायसराय जो आपके लॉर्ड इरविन हैं, वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी ने अपना 11 सूत्रीय फार्मूला प्रस्तुत किया था। और ये जो आपका 11 सूत्रीय फार्मूला क्या है, इसको आप कैसे समझेंगे? शॉर्ट नोट भी आपके सामने आ सकता है। और इसको आप कैसे जोड़ेंगे? कहाँ, किसके साथ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। तो ये पूरी आज की चर्चा का पूरा विषय आपका ये रहेगा, आज की चर्चा का ना। इन बिंदुओं को एक बार आप थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। ये बिंदु बहुत कारगर बिंदु हैं।
यानी कि लगभग में अगर हम देखें 1920 से 1930 के समय के बीच का लगभग में तो 10 वर्षों का समय आपके सामने आता है। तो लगभग में ये जो आपका 10 वर्षों का समय है, इसको आप कैसे डील करेंगे, इसके संदर्भ में आपका वास्तविक व्यवहार क्या होना चाहिए, वो सब कुछ हमें यहाँ पे आज डिस्कस करके चलना है। ठीक है, नोट डाउन, ये तो आपको मिल जाएगा, जैसे आज का PDF आपको मिल गया होगा, मिल जाएगा, PDF अवेलेबल है, वो ले लेना आप, ये तो मिल जाएगा आपको। आप केवल चर्चा करेंगे, डिस्कशन आप करेंगे। अब पहला बिंदु आप लोग उठाइए, देखिए पहले बिंदु की गहराई क्या है। पहला बिंदु आपको ये बताना चाहता है कि असहयोग आंदोलन की वापसी के धरातल पर गांधी जी की अलोकप्रियता का मतलब क्या है, आपको ये समझ के चलना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब गांधी जी वापस लेने की बात करते हैं, हालांकि अंतिम क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि चोरा चोरी जो आपका हत्याकांड है वो एक कारण तो है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। आप उसको एक मुख्य कारण तो कह सकते हो, लेकिन एकमात्र कारण आप नहीं कह सकते असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के संदर्भ में। आ रही बातें समझ में। अब एक बात समझते हैं कि जब बार बार आप लोगों की परीक्षाओं में सवाल उठाया गया है, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षाओं की, तो प्रारंभिक परीक्षाओं में बार बार इस सवाल को उठाया जाता है कि भाई निम्न में से आप उस गतिविधि की पहचान करके दिखाएं। क्या बोला मैंने, निम्न में से आप उस गतिविधि की पहचान करके दिखाएं कि जिस गतिविधि को आप ये कह सकते हैं कि यह गतिविधि महात्मा गांधी द्वारा संचालित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर पहला जन आंदोलन रहा। तो आपका आंसर क्या आता है, असहयोग आंदोलन। ये सवाल बहुत बार डिफरेंट स्टेट के पीसीएस के एग्जामिनेशन में प्रारंभिक परीक्षाओं में बार बार उठाया गया, और मैंने बार बार आपके सामने इस चीज़ को रखने की कोशिश की है ताकि आप इसकी गहराई को समझ पाएँ। अगर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी द्वारा संचालित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर पहला जन आंदोलन कहने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये भी तो कहना पड़ेगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के धरातल पर गांधी जी के साथ भारतीय जनमानस एक बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। बता रही समझ, भारतीय जनमानस एक बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। देखिए चोटी के जो कांग्रेस के नेता है ना, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चोटी के जो कांग्रेस के नेता हैं, तो ये जो कांग्रेस के नेता उस समय आपको नजर आएंगे, ये महात्मा गांधी के आगे नतमस्तक हैं। हालांकि अंतिम क्लास में मैंने आपको ये जरूर बताया था कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को लेकर के अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, तो महात्मा गांधी को यह लग रहा था कि ये जो कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किए हैं, कांग्रेस इनको किन परिस्थितियों में या किन कंडीशन में मंजूरी देगी। लेकिन हमने डिस्कस किया है कि कांग्रेस ने मंजूरी दी है, छोटा मोटा विरोध हुआ था उस समय, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कार्यक्रमों के संदर्भ में छोटा मोटा विद्रोह का मतलब जो विरोध हुआ था, उसका मतलब ये है कि CR दास को आप जोड़ के चल सकते हैं, विट्ठल भाई पटेल को आप जोड़ के चल सकते हैं, एक व्यक्ति और मिलेंगे आपको मोतीलाल नेहरू, आप उनको जोड़ के चल सकते हैं। हालांकि आप ये पाओगे कि जो मोतीलाल नेहरू हैं वो CR दास और विट्ठल भाई पटेल जो हैं इनके खेमे के ही व्यक्ति हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों को लेकर के जो मोतीलाल नेहरू हैं, ये गांधी जी का बहुत ज़्यादा खुला विरोध नहीं कर पाए। खुला विरोध करने का कार्य किसने किया, कांग्रेस के कलकत्ता मतलब अधिवेशन में या तो CR दास ने किया या विट्ठल भाई पटेल ने किया। लेकिन एक महान उग्रवादी नेता जिनका नाम है लाला लाजपत राय, वो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की, जिसका आयोजन सितंबर 1920 में हुआ था, खुद अध्यक्षता कर रहे थे। तो कार्यक्रम बड़ी आसानी से पास हो जाते हैं। हालांकि मैंने आपको यह भी बताया है कि आगे जो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन मिलेगा आपको, तो वहाँ पर जो ये कार्यक्रम है ध्वनि मत से पारित कर दिए गए थे। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि भारतीय जनमानस ही असहयोग आंदोलन के संचालन के धरातल पर महात्मा गांधी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि कांग्रेस के जो आपके चोटी के नेता हैं, ये भी महात्मा गांधी के आगे क्या है, नतमस्तक हैं। सबको ये लग रहा है कि गांधी नाम का व्यक्ति, जिन्होंने अपनी बातों में बार बार इस बात को शामिल किया कि अगर आप मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों का पूर्णतः अहिंसात्मक होकर के पालन करोगे तो साल भर के भीतर आपको क्या मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा। हालांकि स्वराज की परिभाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनमानस ने गांधी जी के कहने पर
असहयोग आंदोलन के संचालन के धरातल पर आपने आपको गांधी जी के साथ जोड़ने का कार्य उस समय किया था। तो आपको ये बात जान के थोड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन भारतीय जनमानस को ऐसा आभास हो चला था कि साल भर के अंदर हमें ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिलने वाली है। ऐसा अटूट विश्वास, आप इस बात को समझ के चलो। एक इशारा और मैंने लास्ट क्लास में किया था, क्योंकि आगे एक टॉपिक आपका आएगा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, तो वहाँ पर आपको ये मतलब जो है इसमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि कुछ क्रांतिकारी भी आपको ऐसे नज़र आते हैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के संचालन के धरातल पर गांधीवादी बन के व्यवहार कर रहे हैं। अब क्रांतिकारी आप रातों रात तो बन नहीं पाओगे, मेरी बात समझो। अगर भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के संचालन के धरातल पर गांधीवादी बन के व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि गांधी जी पर अपना अटूट विश्वास और अटूट भरोसा व्यक्त करके चलते हैं, तो आप एक बात तो ये कहोगे कि अगर असहयोग आंदोलन की वापसी के धरातल पर वो नाराज़ होते हैं, वो नाराज़ होकर के अपने आप को क्रांतिकारी गतिविधियों में इंगेज कर लेते हैं, तो जो क्रांतिकारी विचारधारा है या जो क्रांतिकारी क्या होता है ना, क्रांतिकारी क्या होता है, ये तो उनके व्यक्तित्व में पहले से ही चल रहा था। लेकिन उन तमाम प्रकार की धाराओं को मार करके अगर एक व्यक्ति नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के संचालन के धरातल पर महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व का साथ देने की बात करते हैं, या उनकी शिक्षाओं में या उनके कार्यक्रमों में अपना अटूट विश्वास व्यक्त करते हैं, तो आप ये समझ लो कि कैसा माहौल उस समय रहा होगा। सोचो मेरी बात। तो मैंने ये बिंदु केवल ये नहीं कि एक लाइन है, इस लाइन की गहराई को काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो ये थोड़ा सा आपका माहौल बन गया होगा, है ना, कि 1920 में जब आप अपने आप को लेकर के जाएंगे, तो मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि चारों दिशाओं से लोग आकर के महात्मा गांधी के समक्ष क्या हो रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, और सभी का अटूट विश्वास है उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों के अंदर, और सभी को लगता है कि गांधी जी ने जैसा कहा है कि साल भर के अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा। ये बात आप जोड़ के चलेंगे। अब चोरा चोरी जो हत्याकांड है ना, हालांकि आप यूपीएससी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर यूपीएससी के लिए तैयारी करते तो मैं आपको रजनी पामदत्त के कोटेशंस निकाल के दिखाता, एमएन राय साहब के कोटेशंस में आपको निकाल के दिखाता, आपको यहाँ पर जीएस हिस्ट्री में आपको पढ़ना। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि चोरा चोरी हत्याकांड में जैसे मैंने अपनी क्लास में आंदोलनकारी शब्द शामिल किया था, क्या शामिल किया था, आंदोलनकारी शब्द शामिल किया था। लेकिन अगर आप रजनी पामदत्त जैसे इतिहासकारों का अवलोकन करोगे या एमएन राय जैसे साम्यवादियों का आप अवलोकन करोगे, तो वो चोरा चोरी में जो आंदोलनकारियों की भीड़ है उसको किसान कह के संबोधित करते हैं। क्या कह करके संबोधित करते हैं, किसान कह करके संबोधित करते हैं। और इस बात को कहने में आप कभी भी संकोच व्यक्त नहीं करेंगे, जो मैंने अंतिम क्लास में आपको बताया था कि चोरा चोरी हत्याकांड हुआ नहीं है बल्कि करवाया गया है। जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि उस समय के जो वायसराय हैं लॉर्ड रीडिंग, है ना, वो इस तलाश में थे ही कि किस तरह से हम इस आंदोलन में हिंसात्मक तत्वों को शामिल कर पाएँ। अब होता ये कि मैं एक नई कहानी आपके सामने रखता हूँ। जैसे एमएन राय साहब कहते हैं या रजनी पामदत्त जैसे लोग कहते हैं, ये लोग थोड़ा अलग तरह की बात करते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को घेरने की कोशिश की है असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के संदर्भ में। गौर से मेरी चर्चा आप सुनना। ये आंदोलनकारियों की भीड़ को किसान कह करके संबोधित करते हैं, बात समझ में आती है। और अपनी चर्चाओं में इस बात को भी शामिल करते हैं कि जब चोरा चोरी में ये जो आंदोलनकारी हैं अर्थात जो किसानों की भीड़ है ये प्रवेश करती है, प्रवेश हो गया कोई बात नहीं है, तो सामने जो आपका पुलिस बल है, पुलिस बल ने इनको रोकने की कोशिश की। क्या बताया मैंने, पुलिस बल ने इनको रोकने की कोशिश की। ऐसी हल्की चर्चा मैं लास्ट क्लास में आपके सामने करके चला गया था। हल्की चर्चा मैंने वो कर ली थी पहले ही कि पुलिस बल का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है। लेकिन इन लोगों का ये मानना है, जिन लोगों के नाम मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे रजनी पामदत्त हैं, एमएन राय हैं, इन लोगों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनमानस के अंदर एक नशा है। भारतीय जनमानस के अंदर एक नशा है, किसका, गांधी का। ये अजीब बात है कि आंदोलनकारियों अर्थात किसानों की भीड़ को सामने खड़ा हुआ पुलिस बल नजर आ रहा है
और पुलिस बल अपने निर्देशनों में इस बात को शामिल करता है कि पीछे हट जाओ। लेकिन अमरनाथ साहब कहते हैं कि नशा इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ था कि भीड़ को पुलिस का डर नहीं था। भीड़ को पुलिस का डर नहीं था। लोगों को गांधी में इतना ज़्यादा अटूट विश्वास था कि लोग ये मान के चल रहे थे कि गांधी, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, चर्चाएं यहाँ तक आप उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे, गांधी को लोग ईश्वर मानने लगे थे 1920 में ही। ईश्वर कि गांधी हमारे साथ है, ये पुलिस बल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये चर्चाएं हैं ऐसे इतिहासकारों की। बताइए, इतना अटूट विश्वास जनमानस के व्यवहार में, उसकी सोच में, उसके व्यक्तित्व में। खैर, जैसा आपने डिस्कस किया कि चाहे तो आप उनको आंदोलनकारी मान के चलें, जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, चाहे आप लोग रजनी पामदत्त के अनुसार या एमएन राय के अनुसार आप उनको किसानों की भीड़ मान के चलें, लेकिन टकराव तो हुआ। अब टकराव जब हुआ तो भीड़ हिंसक हो गई। हालांकि जब भीड़ हिंसक होती है तो ये जो नाम मैं आपके सामने बार बार ला रहा हूं, उस हिंसक भीड़ को परिभाषित करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे भीड़ हिंसक होती है तब ये अपनी चर्चाओं में शांत हो जाते हैं। ये फिर गांधी जी को घेरने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि वो मामला आप लोगों का नहीं है, आप लोगों को बहुत सीधा सीधा पढ़ना है। भीड़ क्या हो जाती है? हिंसक हो जाती है। और जैसा आपने देखा कि पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है, और कोई किताब कहेगी कि 22 पुलिसकर्मी, कोई किताब कहेगा 23 पुलिसकर्मी। आपको ऐसे आंकड़ों का मुख्य परीक्षा में इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ये कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो वापस लिया जाना है, तो गांधी जी की जो बेचैनी है इस बात को लेकर के, है ना, जैसे मैंने अभी शुरुआत में आज भी वाक्य प्रयोग किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिए जाने के संदर्भ में जो चोरा चोरी हत्याकांड है, वो एक मुख्य कारण तो हो सकता है जो गांधी जी के व्यक्तित्व में एक बेचैनी पैदा करेगा कि भी आखिर ये क्या हो गया। बात को गौर से समझना, आखिर ये क्या हो गया। लेकिन एकमात्र कारण नहीं है, उस पर खैर हमने लास्ट क्लास में एक डिस्कशन कर भी लिया है। लेकिन निष्कर्ष तो यही निकलता है कि चोरा चोरी की घटना को आधार बना करके अंततः गांधी जी 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। अब उनका क्या होगा? जो इतना अटूट विश्वास बना के रखे हुए हैं, उनको कहाँ लेकर के जाओगे? उनको कहाँ एडजस्ट करोगे? बताइए आप मुझे। इसलिए मैंने एक माहौल आपके सामने बनाया कि भारतीय जनमानस का अटूट विश्वास आपको दिखाया, और अटूट विश्वास में कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग भी किया जिनको डाइजेस्ट करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन चर्चाएं हैं तो उनको आपके सामने रखना भी पड़ेगा। ठीक है, आप एक कार्यक्रम को वापस तो ले लेते हो, लेकिन जो जनमानस एक्टिव हो रखा है और जनमानस का जो आप पर अटूट विश्वास है, उसका क्या होना है। कांग्रेस के जो आपके चोटी के नेता हैं, जिनको आंदोलन के संचालन के धरातल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन खास बात एक ये है कि सरकार जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने का साहस नहीं जुटा पाई थी। अब इन सब का क्या होगा? इन सब का यही आपको दिखाना है कि महात्मा गांधी के प्रति इन सब में क्या हो जाएगा? एक अलोकप्रियता जन्म लेगी। महात्मा गांधी के प्रति इन सब में क्या हो जाएगा? एक अलोकप्रियता जन्म लेगी। देखिए, जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास करते हैं और वो आपकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर के एक कार्यक्रम को वापस लेने की बात करेंगे, या आपकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर के कुछ और कार्य करने की बात करेंगे, तो सीधी सी बात है कि आपकी सोच में या आपके व्यवहार में उस व्यक्ति के प्रति एक डिससेटिस्फैक्शन तो जनरेट हो गई होगा। यही जो आपका डिससेटिस्फैक्शन है, इसको मैंने क्या शब्द दिया है? अलोकप्रियता। जहां गांधी जी छाए हुए हैं, लोग इनको ईश्वर के समान मानने की बात करते हैं। अटूट विश्वास है, क्योंकि पढ़ाया ही ऐसा गया कि आप अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों का पूर्णतः अहिंसात्मक होकर के पालन करोगे तो साल भर के अंदर अंदर आपको स्वराज मिल ही जाएगा। तो जब आपने अटूट विश्वास पैदा किया और उनकी इच्छाओं के विपरीत जाकर के आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने की बात की, तो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही।
लेकिन गांधी जी बहुत बड़े कलाकार हैं, वो जानते हैं इस बात को, वो इस बात को जानते हैं। हालांकि मैंने बताया था कि उन्होंने जवाब दे दिया था कि मैं हर प्रकार की यातना, हर प्रकार का अत्याचार सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया कोई भी जन आंदोलन या कार्यक्रम हिंसात्मक हो जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था। आई बात समझ में? तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर आपको यहाँ से क्या लेकर चलना होता है। यहाँ तो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया, और यहाँ क्या हुआ, भारतीय जनमानस के बीच विशेष तौर पर गांधी जी की अलोकप्रियता पैदा होगी। कांग्रेस के जो आपके चोटी के नेता हैं वो गांधी जी को अपने अपनी आलोचनाओं के माध्यम से घेरने की कोशिश करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था, और ऐसे में इस आंदोलन को वापस लिए जाने का निर्णय किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं, तो आप इसकी गहराई पर जरा जाकर के एक बार देखें। शेरदास ने क्या कहा कि महात्मा गांधी किसी भी कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ करते हैं, और जब कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ करते हैं तो कार्यक्रम के संचालन के धरातल पर उन्हें छोटी छोटी सफलताएं भी मिलती चली जाती हैं, लेकिन जब वो मुख्य सफलता के नज़दीक पहुंचते हैं उनके कदम डगमगा जाते हैं। पंडित नेहरू जो हमेशा गांधी जी के बगल में बैठ के कार्य किए, आपने पढ़ा ही होगा, पंडित नेहरू ने कहा कि भाई हम बहुत निराश हैं, है ना, क्योंकि हमें लग रहा था कि जिस तरीके से आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और जिस तरीके से आपने हमारे और भारतीय जनमानस के व्यक्तित्व में एक नई ऊर्जा का संचार किया, तो हमें लग रहा था कि हम सरकार पर वास्तव में कोई ठोस दबाव बना पाएंगे, लेकिन दबाव तो नहीं बना, आपने गतिविधियों को भी वापस ले लिया। तो पंडित नेहरू ने एक शोक व्यक्त किया था उस समय। हालांकि वो गांधी जी का बहुत खुला विरोध तो नहीं कर पाए थे, ये मैं कहूँगा आपके सामने, लेकिन एक शोक व्यक्त अवश्य कर दिया था कि भी आपने कार्यक्रम को वापस लिया, हम काफ़ी नाराज हैं। अब सरकार क्या करेगी, यहाँ से जोड़ो, अब सरकार क्या करेगी। हाँ भी, सरकार क्या करेगी। ब्रिटिश सरकार तो इसी खोज में थी कि कैसे आंदोलन में हिंसात्मक तत्वों को शामिल किया जाए ताकि आंदोलन को बुरी तरीके से दबाने का मौका हमें मिल जाए। आंदोलन में हिंसात्मक तत्व भी शामिल हुआ, लेकिन सरकार आंदोलन को बुरी तरीके से दबा नहीं पाई, क्योंकि आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया और भारतीय जनमानस को संरक्षण दे दिया। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। लेकिन अब सरकार के खाते में गेंद चली गई है भी, और सरकार के खाते में गेंद ये चली गई है कि भारतीय जनमानस के बीच महात्मा गांधी बहुत बड़े स्तर पर अलोकप्रियता हासिल कर लिए हैं, और सरकार ने इसका बहाना बना करके मार्च 1922 में, आप देख रहे हैं, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है, और मार्च 1922 में सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गवर्नमेंट की उस समय पॉलिसी रही। जब आप कांग्रेस का विभाजन का भी अपनी ओर से पढ़ोगे तो कांग्रेस का विभाजन वैसे तो 1907 में दिखाया जाता है, और 1908 में जो कांग्रेस का मद्रास सेशन बुलाया गया था, तो मद्रास सेशन में कांग्रेस ने अपना नया संविधान लिखा, और उदारवादियों ने अपने बहुमत का प्रयोग करते हुए उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उग्रवादी तो पहले से कांग्रेस के बाहर आ गए हैं, उदारवादी उग्रवादियों के बीच के संबंध खराब हो गए हैं। उसी समय सरकार ने उग्रवादियों की गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी। सरकार को कमर तोड़ना आता है, और वो यही काम यहाँ करेगी कि गांधी जी की अलोकप्रियता का फ़ायदा उठा करके मार्च 1922 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1922 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सज़ा उनको सुनाई गई है। क्या है? 6 वर्ष की सज़ा उनको सुनाई गई है कि भी आपने सरकार के विरुद्ध इतना बड़ा जन आंदोलन क्यों संचालित कर दिया, आपने कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की। क्योंकि आप लोग, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि नाना प्रकार के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया गया, तो सरकार ने एलिगेशन लगाया कि आपको 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है, और 6 साल की सज़ा आपको इस नाते सुनाई जाती है कि आपने भारत में जन आंदोलन को हवा दे करके कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की है, और नाना प्रकार के सरकारी क्रियाकलापों को भी आपने प्रभावित करने की कोशिश की है। गांधी जी ने कहा कि चलो भाई, ले चलो जहाँ पे आपको लेके चलना है, क्योंकि वो जानते हैं, देखो उनको नॉन एक्टिव होना भी आता है और उनको एक्टिव होना भी जानता है। गांधी जी इस बात को समझ गए थे
कि ये लोग अभी इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे कि मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लिया। अभी अगर मेरी आलोचनाएं हो रही हैं तो आलोचनाएं होने दो। और गांधी जी की एक खासियत और है कि देखिए, जब आलोचनाएं हो रही हैं तो गांधी जी नॉन एक्टिव हो ही गए हैं, क्योंकि उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया है। लेकिन अगर वो बाहर भी होते ना, तो मैं गारंटेड एक बात आपको बता रहा हूँ कि वो नॉन एक्टिव होके ही रहते, क्योंकि गांधी जी को आता था समय के अनुसार बाकी लोगों को हाथ आजमाने का मौका देना। लेकिन अब तो वो जेल में चले गए हैं, अब तो एक्टिव कहाँ से होंगे? आ रही बात समझ में? जेल में चले गए। तो सरकार ने किस तरीके से तमाम चीज़ों को टैकल किया, यानी कि जो कोशिश वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के संचालन के धरातल पर करते रहे, उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के संचालन के धरातल पर हम कांग्रेस की चोटी के नेताओं को गिरफ्तार करते हैं तो इसका इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम गांधी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो गांधी तो लोगों के लिए भगवान है। तो अगर हम गांधी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे तो आंदोलन क्या होगा? और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और आंदोलन अगर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा तो हमें तो चुनौती मिल जाएगी, हमें तो बड़ा एक चैलेंज मिल जाएगा। तो सरकार रही बिल्कुल शांत, और जैसे गांधी जी की अलोकप्रियता उनके सामने आती, उठा के डाल दिया कहाँ? जेल में, कि अब कोई व्यक्ति इस हमारी इस जो एक कार्यवाही है इसकी आलोचना नहीं करने वाला है। ये बिंदु आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, है? अब देखिए, ये पैटर्न थोड़ा नया मैंने आपको दिया है, ये इलाहाबादी पैटर्न है। वैसे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब सा लगे, है ना? लेकिन इसमें डिस्कशन ज़्यादा हो जाएगा। बाकी नॉर्मली जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो उसमें लिखते ही रह जाते हैं, डिस्कशन क्या होता है थोड़ा कम होता है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए अगला बिंदु क्या है आपके सामने। अगला बिंदु हमने ये उठाया है कि स्वराज पार्टी को गांधी जी का समर्थन, इसको आपको गौर से समझ के चलना पड़ेगा, है ना? बड़े ठहराव के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। होता ये है कि जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज़ आपको हाईलाइट करके दिखाया था। वो चीज़ ये था कि गांधी जी ने ये कहा था कि प्रांतीय विधान मंडलों के जो चुनाव होने हैं 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 1923 में चुनाव होने थे। तो गांधी जी ने कहा था कि प्रांतीय विधान मंडलों का बहिष्कार किया जाएगा। ये कार्यक्रम मैंने आपके सामने लिख करके आपको दिखाया था, नहीं दिखाया था? अब गांधी जी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब कांग्रेस के अंदर बेचैनी है। हालांकि आप एक बात देखोगे, मैं तो आपको खैर पढ़ा रहा हूँ, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप खुद से भी अपने आप को जागरूक करने की कोशिश करोगे, अच्छे इतिहासकारों को पढ़ने की आप कोशिश करोगे, और मैं तो चाहूँगा कि आप पढ़ने की कोशिश करें, है ना? आप हमेशा ये पाएंगे कि समय के अनुसार जब जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस से अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की है तो कांग्रेस को एक अजीब सी बेचैनी का सामना करना पड़ा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब महात्मा गौतम बुद्ध की डेथ हुआ तो महात्मा गौतम बुद्ध की डेथ होने के बाद उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच एक अजीब सी बेचैनी पैदा होगी कि भाई महात्मा गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को आगे हम किस प्रकार से बढ़ाएं। मतभेद होने लगे तो उन तमाम प्रकार के मतभेदों को दूर करने के लिए या उनका निपटारा करने के लिए उस समय क्या बुलाई गई? बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई। अब यहाँ कांग्रेस के अंदर एक ऐसी ही अजीब सी बेचैनी आपको लेकर के चलनी है, और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, इस बेचैनी को हवा वही देंगे जो पहले कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में दब चुके थे, अर्थात सी.आर. दास, विट्ठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू। प्रश्न यह पैदा हुआ कि गांधी जी तो जेल में हैं और गांधी जी ने हमें समझाया था कि प्रांतीय विधान मंडलों का बहिष्कार किया जाए। अब कांग्रेस इस बात को समझने में फेल हो रही है कि गांधी जी ने शिक्षा तो हमें ये दे रखी है कि प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव का बहिष्कार किया जाए, लेकिन अब गांधी जी जेल में हैं, हम इस शिक्षा को कैसे अपना के चलें? ये बात आप समझ के चलेंगे। और ऐसे बहुत सारे कांग्रेसी आपको नजर आएंगे जो इस बात पर आतुर हैं कि महात्मा गांधी ने जैसा 1920 के समय में हमें सिखाया, अर्थात प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव का बहिष्कार किया जाए, तो हमें बहिष्कार करके चलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, सी.आर. दास हैं, विट्ठल भाई पटेल हैं या मोतीलाल नेहरू हैं, इनको एक्टिव होने का मौका मिल गया है क्योंकि गांधी जी बाहर नहीं हैं।
और इन्होंने अपनी एक्टिवनेस में इस बात को जोड़ा कि देखो गांधी जी बाहर नहीं हैं, ये एक चुनौतीपूर्ण समय है और हम चाहते हैं कि प्रांतीय विधान मंडलों के जो चुनाव होने 1923 में है ना, उनमें भाग लिया जाए। और कांग्रेस के आधे लोग तो ये कहने लगे कि नहीं, गांधी जी ने हमें समझाया कि नहीं भाई, गांधी जी ने कहा था कि प्रांतीय विधान मंडलों का बहिष्कार किया जाए, अर्थात इनके चुनाव का बहिष्कार किया जाए। लेकिन CR दास, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू बार बार इस बात को कहने लगे कि नहीं, समय बदल चुका है और हमें बदले हुए समय के अनुसार अपना व्यवहार करना पड़ेगा। गांधी जी भी इस बात को लेकर के खुश होंगे कि हमने उनके अब्सेंस में, है ना, जब वो बाहर नहीं थे, हमने एक नई दिशा देने की कोशिश की। किसको? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अभी तो अजीब सा माहौल पैदा हो गया। बल्कि कुछ चर्चाएं तो आपके इतिहास में ऐसी भी हैं कि इसी बात को लेकर के कांग्रेस का विभाजन होने वाला था। कांग्रेस के एक गुट को आपके इतिहासकारों ने अपरिवर्तनकारी कहा, जिनका नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, जिनका मानना यह था कि नहीं, गांधी जी की शिक्षाओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक गुट क्या कहा गया? परिवर्तनवादी, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? CR दास, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू। तो इतिहासकार ये तक चर्चा करते हैं कि कांग्रेस के विभाजन की स्थिति आ गई थी केवल इसी बात को लेकर के कि कांग्रेस एकमत नहीं हो पा रही है कि केवल एक कार्यक्रम को आप आगे कैसे बढ़ाओगे। ये देखिए, केवल एक व्यक्ति के अंदर होने के कारण। इसी समय, इसी माहौल में आपने कहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल मैं उम्मीद करके चलता हूं, इसी माहौल में आपको लेकर के चलना है। ये मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। इसी माहौल में आपको दिसंबर 1922 में, कब? दिसंबर 1922 में आपको कांग्रेस का एक गया अधिवेशन लेकर के चलना है। क्या है? कांग्रेस का एक गया अधिवेशन आपको लेकर के चलना है। और ये कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता उस समय CR दास ही कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता उस समय कौन कर रहे हैं? CR दास ही कर रहे थे। और CR दास के साथ एसोसिएट कौन है? तो आप क्या कह सकते हैं? मोतीलाल नेहरू। CR दास के साथ एसोसिएट कौन है? तो आप क्या कह सकते हैं? मोतीलाल नेहरू इस समय जुड़े हुए हैं, जुड़ के कार्य कर रहे हैं। और विट्ठल भाई पटेल भी जुड़ के कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के इस गया अधिवेशन में इन लोगों ने बाकी कांग्रेसियों पर बड़ा ठोस दबाव बनाने की कोशिश की। और ठोस दबाव ये बनाने की कोशिश की कि भैया समझ जाओ, समय बदल चुका है। प्रांतीय विधान मंडलों के गठन हेतु अगले वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं। हमें चुनाव में भाग लेकर के प्रांतीय विधान मंडलों का पार्ट बनना चाहिए और उनका अंग बनने के बाद हम सरकार को अंदर से घेरने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये डिमांड क्या है? बहुत ही वाजिब है और बहुत ही संवैधानिक भी है। मैं भी इसका हमेशा समर्थन करता आया हूँ। तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में तमाम प्रकार के डिस्कशन होते हैं, लेकिन जिनका नेतृत्व, जिनको अपरिवर्तनवादी कहा गया और जिनका नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, क्योंकि आपको शायद पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े गांधीवादी हैं। वो ये सहन नहीं कर पाएंगे कि गांधी जी की एक शिक्षा में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। आपने एहसास किया होगा, एक सवाल आता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गांधी जी का एक अनुयायी रहा लेकिन पेशे से क्या था? शिक्षक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सवाल बार बार आपकी परीक्षाओं में उठा है। अब गया अधिवेशन में माहौल इतना ज़्यादा खराब हो गया कि यहीं पर वो बात कही गई है कि मानो कांग्रेस का विभाजन होने जा रहा। बाकी लोग नहीं माने। इन्होंने बार बार समझाया कि समय की मांग को समझो, परिवर्तनवादी बनो, है ना, प्रगतिशील होकर के क्या करो? व्यवहार करो। लेकिन बाकी जो कांग्रेसी हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हम कैसे गांधी जी की शिक्षा में परिवर्तन कर लें। तो सोचो, एक व्यक्ति जेल में है, तब भी लोग संरक्षण देने के लिए खड़े हुए हैं। अभी भी इतना माहौल बना हुआ था। वैसे कोई बात नहीं, जब इस गया अधिवेशन में बात नहीं बन पाई, तो आपने एक चर्चा सुना होगा कि CR दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, ये जो लोग हैं ना, ये कांग्रेस से बाहर आ जाते हैं। ये कांग्रेस से बाहर आ जाते हैं कि भैया जब आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो तो ये रही आपकी कांग्रेस, आप चलाओ, आप देखो क्या करना है, हम चले बाहर। अब बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। अब इन्होंने बाहर आकर के 1 जनवरी 1923 को
इन्होंने बाहर आकर के 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। अब जैसे ही आपने सुना होगा इलाहाबाद में स्वराज भवन है ना, तो इलाहाबाद में ही है। कुछ किताबें इसमें एक तो ये पढ़ाने की कोशिश करती हैं कि मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ है, तो वो बात गलत है। और कुछ किताबें लोकेशन पे भी अलग अलग बातें करती हैं, ऐसा नहीं है। 1 जनवरी 1923 को ही स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कराया गया और स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ है ये इलाहाबाद में हुआ है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू की गतिविधियों का बड़ा केंद्र जो उस समय था वो संयुक्त प्रांत ही था। और संयुक्त प्रांत में ही क्या नजर आएगा आपको? इलाहाबाद आपको नजर आएगा। इतिहास में नाम इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह में नाम क्या है? प्रयागराज है। वो एक प्रशासनिक शब्दावली है, ये क्या है? एक इतिहास की शब्दावली है। अब होता यह कि जैसे ही जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कराया जाता है, जैसे ही जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कराया जाता है, तो कांग्रेस के अंदर मतलब ऐसे समझिएगा कि भगदड़ सी मच गई है कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। क्योंकि मोतीलाल नेहरू का हिसाब किताब था कांग्रेस में, ऐसी बात नहीं है। ये मोतीलाल नेहरू वही मोतीलाल नेहरू हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को आधार बना करके 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सरकार को जितना घेर सकते थे उतना घेरा था। तो कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। अब ऐसे में क्या किया जाए? गांधी जी बाहर नहीं है, तो ऐसे में एक बड़े कमाल की व्यक्ति आपको नजर आएंगे जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गौर करेंगे। और आपने कहीं पढ़ा होगा फैक्ट कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं। तो होता यह है कि मार्च 1923 में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन यानी कि कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और इस विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। और कहाँ बुलाया गया? दिल्ली में बुलाया गया। ये कहाँ पे बुलाया गया? तो आप क्या कहेंगे? दिल्ली में बुलाया गया, दिल्ली में। और यही वो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मध्यस्थता की और मध्यस्थता करके कांग्रेस के विभाजन को टाल दिया। और सब लोग इस बात पर सहमत हो गए कि स्वराज पार्टी को कांग्रेस के एक अंग के रूप में मान्यता दी जाती है। यानी कि जो स्वराज पार्टी के अंदर के लोग हैं वो प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव में भाग लेंगे, सफलताओं को अर्जित करेंगे और सरकार को अंदर बैठकर घेरने की कोशिश करेंगे। जो स्वराज पार्टी में नहीं है अर्थात कांग्रेस में है वो क्या करेंगे? वो बाहर से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इस बात पर सहमति व्यक्त हो जाती है। आई बात समझ में? आगे बढ़ाएं। अब यहां से एक चीज आप जोड़ के चलेंगे कि नवंबर 1923 में जो प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव होते हैं, इधर देखेंगे तो प्रांतीय विधान मंडलों की 101 सीटों में से लगभग 42 सीटों पर स्वराज पार्टी के लोग आ जाते हैं। अच्छी सफलता है ये, क्या अच्छी सफलता है ना? तो इससे परेशानी किसको होगी? पहले तो मुझे इतना समझा दो। पहले इससे परेशानी किसको होगी? सरकार को होगी। सरकार को परेशानी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि 101 सीटों में से 42 सीटों पर क्या है? ये आपके स्वराज पार्टी के लोग आके बैठ जाते हैं। परेशानी किसको होगी? सरकार को होगी। अब सरकार क्या करे? स्वराज पार्टी ने तो अच्छी सफलता अर्जित कर ली है भाई। प्रांतीय विधान मंडलों की जो आपके 101 सीटें हैं, 101 सीटों में से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी के लोग आकर के बैठ जाते हैं। यानी कि सरकार को खतरा है कि यार अभी अंदर बैठ के हमको परेशान करने की कोशिश करेंगे। सरकार ने कहा कि अब क्या करें? सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, इसका भी इलाज है। इसका इलाज ये है कि सरकार ने मार्च 1924 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। आ जाओ बाहर, अब आपकी बाहर जरूरत पड़ेगी हमको। अब आप बाहर आ जाओ, आपकी बाहर हमको क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि सरकार के दिमाग में ये बात है
कि स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन है ये गांधी जी के कार्यक्रमों के विपरीत जाकर के है। और जैसे ही 101 में से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी के लोग आ जाते हैं तो सरकार को ये लगता है कि अब गांधी को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम गांधी को छोड़ देते हैं तो बाहर जाकर के गांधी और स्वराज पार्टी के लोगों में टकराव होगा। टकराव क्यों होगा? क्योंकि गांधी जी के एक कार्यक्रम जो है जिसमें उन्होंने कुछ कहा था उसके विपरीत जाकर के स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कराया गया है। सरकार ने डॉक्यूमेंट तैयार किया भाई कि गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया है। हाँ, गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया है और क्योंकि गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया है और हम इसके क्या हैं, हितैषी हैं, इसलिए हम गांधी जी को जेल से रिहा कर रहे हैं। लेकिन सरकार का उद्देश्य दूसरा है। सरकार क्या चाहती है कि गांधी जी बाहर जाएं और स्वराज पार्टी के साथ उनका क्या हो, टकराव हो। लेकिन जैसा मैंने बोला, गांधी गांधी नहीं बल्कि मदारी है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो गिरफ्तार भी हुए पहले और वो अब क्या है, रिहा भी हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बाहर आए। सबको लग रहा था कि गांधी और स्वराज पार्टी के लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। गांधी बाहर आए और बाहर आकर के गांधी ने हाथ मिलाया स्वराज पार्टी के लोगों के साथ। आपने पढ़ा होगा नवंबर 1924 में गांधीदास पैक्ट हो जाता है। नवंबर 1924 में गांधीदास पैक्ट हो जाता है और गांधीदास पैक्ट का मतलब ये है कि गांधी जी ने स्वराज पार्टी की सफलता को ध्यान में रखते हुए स्वराज पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। ये परिवर्तन है। ये गांधी जी को एक्टिव होना आता है। सोचो, अगर गांधी जी इस समय बाहर आकर के स्वराज पार्टी का विरोध करते तो गांधी जी स्वराज पार्टी का विरोध ना करते, इन 42 सीटों का विरोध करते जिन पर स्वराज पार्टी बैठा हुआ है। और स्वराज पार्टी के लोग अगर 42 सीटों पर बैठे हुए हैं 101 में से, तो भारतीय जनमानस ने स्वराज पार्टी को सपोर्ट कर रखा है। तो अगर मैं तो हमेशा यही समझता आया हूँ कि गांधी जी बाहर आकर के अगर स्वराज पार्टी के साथ अपना कोई टकराव करते हैं तो टकराव स्वराज पार्टी के साथ नहीं था, टकराव भारतीय जनमानस के विश्वास के साथ था। और अगर ये टकराव करते तो भारतीय जनमानस तो पहले से ही परेशान हो रखा है, वो और ज़्यादा परेशान हो जाता। गांधी जी ने कहा कि समय परिवर्तन की मांग कर रहा है और मुझे परिवर्तन करना चाहिए। तो तभी गांधी जी ने बाहर आकर के नवंबर 1924 में ये गांधीदास पैक्ट आपका हो जाता है। और गांधीदास पैक्ट के आलोक में महात्मा गांधी ने साफ साफ स्वराज पार्टी को समर्थन दे दिया कि आपने बहुत बढ़िया किया और बड़ी अच्छी सफलता आपने अर्जित की। इतना ही नहीं, अब ये बात देखिए, इतना ही नहीं, दिसंबर 1924 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंप दी गई। और ये अधिवेशन आपका कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने आधिकारिक तौर पर गांधीदास पैक्ट की पुष्टि की। इसका मतलब ये कि गांधी जी ने कांग्रेस के मंच का प्रयोग करते हुए एक बार फिर ये कहा कि स्वराज पार्टी को कांग्रेस का समर्थन है। एक्टिव हो गए। ये आता था उनको एक्टिव होना, लेकिन एक्टिव ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे कि हम लोग अपनी चर्चाओं में कई बार कहते हैं कि भी हवाओं के पुल नहीं बांधने चाहिए। अपनी चर्चाओं में क्या, हवाओं के पुल नहीं बांधने चाहिए। जैसे प्लेटो साहब को आप पढ़ने की कोशिश करोगे या गांधी जी के राम राज्य के सिद्धांत को आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये कल्पनाओं में जिए हैं। तो कुछ लोग इनको कहते हैं कि इन्होंने हवाओं में पुल बांधने की कोशिश की है। लेकिन गांधी जी एक्टिव तो हुए हैं, लेकिन एक्टिव बहुत तरीके से होंगे। वो इतना ही एक्टिव हुए और शांत हो गए। फिर देखने लगे कि भाई बाकी लोग क्या करेंगे। जेल से तो रिहा हो चुके हैं, अब फिर एक ऐसे जोन में चले गए हैं, गांधी शांत हो चुके हैं। हो गए शांत, कोई बात नहीं। यहाँ तक की चर्चा है। 2 बिंदु मैंने आपको समझा दिए। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु क्या है, डोमिनियन स्टेटस की मांग पर सक्रिय होना। अब इसका कान पकड़ो, देखो ये क्या है, इसको कैसे आप लोग समझ सकते हैं। ये इसमें गहराई थोड़ा और भी ज़्यादा आपको नजर आएगा। हुआ उस समय ये कि साइमन कमीशन का नाम आपने सुना होगा, ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो कई बार परीक्षाओं में सवाल आ भी चुका है कि साइमन कमीशन को गठन करने का आधार, साइमन कमीशन को गठित करने का आधार निम्न में से क्या था। तो आपका आंसर आता भारत शासन अधिनियम 1919। ये बताया गया है इतिहास के प्रश्नों पर
कि भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से विशेष तौर पर प्रांतों में द्वैध शासन की पद्धति को लागू करके, जो मैंने उसका धोखा तो मैंने पहले आपको दिखाए हुए रखा है, प्रांतों में द्वैध शासन की पद्धति को लागू करके जिस तरीके से भारतीय जनमानस का संवैधानिक विकास करने की कोशिश की थी, उस संवैधानिक विकास की जांच होनी थी, उस संवैधानिक विकास का परीक्षण होना था। आप लोग बिल्कुल पढ़ के बैठे होंगे कि 1919 के अधिनियम की अंतिम धारा में इस बात को साफ साफ जोड़ा गया था कि आज से ठीक 10 साल बाद हम एक आयोग गठित करेंगे, उस आयोग को भारत भेजा जाएगा, जिसका परम उद्देश्य यह होगा कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से जिस तरीके से हमने भारतीय जनमानस का संवैधानिक विकास करने की कोशिश की है, तो संवैधानिक विकास की सीमा कहाँ तक पहुँची है या किस सीमा तक भारतीयों का संवैधानिक विकास हुआ है। तो 1919 10 साल बाद अर्थात 1929, लेकिन ब्रिटेन में थोड़ा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ उस समय, और 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। क्या कहा मैंने? 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। अब जब 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ है ना, तो 1927 में अगर मैं सही हूं तो साइमन कमीशन का गठन आई थिंक 8 नवंबर 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को हुआ था। हालांकि डेट एक बार फिर आप चेक करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। उधर तो साइमन कमीशन का गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को, इधर दिसंबर 1927 में कांग्रेस ने अपना मद्रास अधिवेशन बुला लिया और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी साहब को सौंप दी, और डॉक्टर अंसारी साहब की अध्यक्षता में कांग्रेस ने ध्वनिमत से इस बात को कहा कि हम साइमन कमीशन के गठन का भी विरोध करते हैं और हम साइमन कमीशन के भारत आगमन का भी विरोध करते हैं। तो कहानी उल्टी होगी। अभी उल्टी कैसी हुई कहानी? क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर जितने भी लोग आपको नजर आएंगे, जैसे 7 लोग आपको नजर आते हैं, तो साइमन कमीशन का जो टोटल कंपोजिशन आपको नजर आता है, उसमें सारे के सारे लोग क्या हैं? आपके ब्रिटिशर्स हैं। यही हमारी चिंता उस समय थी, यही हमारी चिंता उस समय बनी है कि भाई सरकार ये कहती है कि साइमन कमीशन का उद्देश्य ये है कि साइमन कमीशन भारत में जाएगा और भारतीयों के संवैधानिक भविष्य का फैसला करेगा। बात को समझ पा रहे हैं? भारतीयों के संवैधानिक भविष्य का फैसला करेगा। तो क्या भारतीयों को आपने इतना निकम्मा समझ लिया कि साइमन कमीशन में आपने एक भारतीय को भी शामिल नहीं किया? सारे के सारे लोग आपने क्या शामिल कर लिए? ब्रिटिशर्स। तभी तो आपने किताब में पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन को आपने क्या कहा? व्हाइट कमीशन। तो हमारी चिंता इस बात को लेकर के हुई, हमें बड़ी बुरा लगा उस समय कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सरकार ऐसा कैसे कह सकती है कि अपने सरकारी दस्तावेज में तो इस बात को शामिल करके चलती है कि साइमन कमीशन भारत जाकर के भारत के संवैधानिक भविष्य पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि भारतीयों का संवैधानिक भविष्य कैसा है और आगे कैसा होना चाहिए। लेकिन इसमें किसी भी भारतीय को शामिल क्यों नहीं किया गया? और कांग्रेस तो आप समझते हैं कि सारे के सारे वकील हैं, वो इस बात को कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे? मान लीजिए अगर आम जनमानस की बात करोगे तब तो खैर समझ में आता भी है ना। जैसे मैं मौलिक अधिकार पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मौलिक अधिकार क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियां क्या हैं, ये तभी आप समझ पाओगे जब आप मौलिक अधिकारों के संदर्भ में पूर्णतः राजनीतिक और संवैधानिक तौर पर जागरूक हैं। आम जनमानस को क्या लेने देना? गांव को जो आम जनमानस है, सुबह से शाम तक उसका मौलिक अधिकार आप 20 बार छीन लो, उसको पता ही नहीं है कि मौलिक अधिकार क्या है। तो यहाँ भारतीय जनमानस को मतलब नहीं है, यहाँ चिंता कांग्रेस के नेताओं की है। आखिर संरक्षण तो उन्हीं को देना, किनको? भारतीय जनमानस को। गांधी जी बिल्कुल अभी नॉन एक्टिव जोन में हैं। जितना एक्टिव होना था मैंने करके दिखा दिया। एक बार फिर कहाँ चले गए? जाकर के साबरमती आश्रम में बैठ गए, अपना बाकी का काम कर रहे हैं, जो भी काम उनको करना है। लेकिन कांग्रेस एक्टिव है। और जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में अपना स्पेशल सेशन नहीं बल्कि रेगुलर सेशन बुलाया, एनुअल सेशन बुलाया, और डॉक्टर अंसारी साहब की अध्यक्षता में इस बात को माना कि भी कांग्रेस साइमन कमीशन के गठन का विरोध भी करती है और साइमन कमीशन के भारत आगमन का विरोध भी करती है। चिंता क्या थी?
वो भी मैंने आपके सामने रख दी। सरकार तो सरकार हो, क्यों मानेगी कि चिल्लाते रहो, जो आपको काम करना आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और पहली बार बंबई पहुंचा। माहौल तो पहले से तैयार है। माहौल क्या है? माहौल तो बहुत पहले से तैयार है कि हम लोग पहले से तैयार थे कि हमें साइमन कमीशन के साथ किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना है। जो पीडीएफ आज आपको मिल रही है, ऑनलाइन भी शाम को चला जाएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लेंगे, और जो पीडीएफ आज के डिस्कशन का आपको मिलेगा, इसके साथ ये भी मिलेगा और इसके साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो उसमें जो चर्चाएं मैं अभी कर रहा हूं साइमन कमीशन को लेकर के, आपको एक्स्ट्रा कंटेंट अवेलेबल कराया गया है ताकि आप अपनी कहानी थोड़ी अलग से भी बना सकें। ठीक है जी, माहौल पूरा तैयार है कि साइमन कमीशन का तो हमें सहयोग नहीं करना है, बल्कि साइमन कमीशन का हमें क्या करना है? हर हाल में विरोध करना है। क्या हुआ? सफोकेशन हो रहा है। हाँ, थोड़ा बाहर टहल लो, कोई बात नहीं। सुबह से बैठे हो ना, दिक्कत ये है, मुश्किल होता है यार सुबह से लगातार बैठना, मुश्किल होता है ना सुबह से लगातार बैठना। हाँ, तो माहौल आप समझो कि माहौल पूरा बन चुका है कि हमें साइमन कमीशन के साथ किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना है। आप ये बात मान के चल सकते हैं। साइमन कमीशन भारत में जहाँ भी जाएगा उसका आप क्या कहेंगे? साइमन गो बैक का नारा लगाएंगे। और ये नारा तो आज तक भी इतना प्रचलन है, मैं कई बार विद्यार्थियों को भी देखता हूँ तो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि व्यवस्था कौन सी है और किस व्यवस्था की हम खिलाफत कर रहे हैं। एक नारा आज भी लोकप्रिय है, साइमन गो बैक। मतलब इतना ज़्यादा प्रचलन में उस समय भारतीय जनमानस की आ चुका था साइमन गो बैक का नारा। काले झंडे आपने दिखाए, सरकार परेशान होगी कि हो क्या रहा है। तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भारतीय साइमन कमीशन के भारत आगमन का विरोध कर रहे हैं, जबकि हम तो ये चाहते हैं कि साइमन कमीशन के साथ भारतीय विचार विमर्श करें और विचार विमर्श करने के धरातल पर भारतीयों के वर्तमान और आगामी जो संवैधानिक भविष्य होगा उसको लेकर के कोई योजना तैयार की जा सके। लेकिन कांग्रेस ही विरोध में खड़ी है तो बाकी की तो बात छोड़ दो। तो सरकार ने परेशान होकर के, मैं कहना चाहूँगा इरिटेट होकर के, ये कहा कि क्योंकि आप साइमन कमीशन के विरोध में खड़े हो, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर योग्यताएं आ चुकी हैं। क्योंकि जो एक आयोग हमने बनाया उस पर तो आपका भरोसा है नहीं, और आप उस आयोग का विरोध करने की बात करते हैं, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि आपके पास योग्यताएं आ चुकी हैं। तो अब हम आपको एक चुनौती देना चाहेंगे। अब हम आपको एक चुनौती देना चाहेंगे, और चुनौती ये है कि आप खुद से भारतीयों के संवैधानिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा संवैधानिक ड्राफ्ट तैयार करके दिखाएं जिससे केवल कांग्रेस ही सहमत ना हो, भारत के तमाम प्रकार के राजनीतिक दल सहमत हो जाएं। हमने कहा कि हम तैयार हैं। मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री परिषद का गठन हो गया। बड़े बड़े अच्छे लोग उसमें शामिल किए गए, वो पीडीएफ में मिलेगा आपको नाम। बड़े बड़े अच्छे लोग क्या उसमें शामिल किए गए और एक संवैधानिक ड्राफ्ट बना करके तैयार कर दिया। और उस संवैधानिक ड्राफ्ट का नाम क्या था? नेहरू रिपोर्ट। क्या था? नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट का एक प्रावधान है। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से ये कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट का एक प्रावधान है, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से ये कहा गया था कि हम चाहते हैं डोमिनियन स्टेटस। हम चाहते हैं क्या? डोमिनियन स्टेटस। बाकी और भी बातें कहेंगी, लेकिन मैंने इसी बिंदु को शामिल किया क्योंकि मुझे गांधी को एक्टिव करके दिखाना था, क्योंकि यात्रा तो दूसरी है कि नहीं। अब यहां पर जो डोमिनियन स्टेटस है, इसका मतलब ये है कि आप ऐसी मांग करके केवल और केवल प्रांतीय स्तर पर आज़ादी की बात कर रहे थे, या आप ऐसी बात कर रहे थे कि विदेशी मामले यानी कि संपूर्ण भारत के स्तर पर मामले किसके पास रहें? सरकार के पास रहें, और प्रांतीय स्तर पर जो शासन करने का अधिकार है वो किसको मिल जाए? भारतीयों को मिल जाए। तो दो व्यक्ति हैं, कांग्रेस के युवा हैं, एक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक का नाम है सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, जबकि सरकार ने ये कहा था
कि आप जो संवैधानिक ड्राफ्ट बनाएं उससे केवल कांग्रेस ही सहमत ना हो, भारत के तमाम प्रकार के राजनीतिक दल सहमत हों। यहाँ तो कांग्रेस में ही खलबली मच गई है। जैसे ये कहा गया कि हम चाहते हैं डोमिनियन स्टेटस, अर्थात केंद्रीय मामले किसके पास रहें, सरकार के पास रहें, और प्रांतीय स्तर पर शासन करने का अधिकार किसको मिल जाए, भारतीयों को मिल जाए। नेहरू और बोस साहब दोनों एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि इस प्रावधान को काटो, इस प्रावधान को आपको काटना पड़ेगा, और इस प्रावधान को काट के आपकी जगह इसकी जगह क्या शामिल करना पड़ेगा, आपको पूर्ण स्वराज आपको शामिल करना पड़ेगा। पूर्ण स्वराज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहेंगे। आप क्या कहेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस आप कह देंगे। अब ये तो बड़ा अलग मुद्दा बन गया, ये तो सरकार मजाक बना देगी आपकी। भाई सरकार ने तो बहुत बड़ी चुनौती आपको दे रखी है। वो तो कह रही है कि कांग्रेस की ही सहमति नहीं होनी चाहिए, तमाम प्रकार के जो भारत के राजनीतिक दल हैं वो भी सहमति व्यक्त करें, तब जाकर के हम मानेंगे कि आप वाकई में योग्य हैं। आपने खुद से बहुत शानदार एक संवैधानिक ड्राफ्ट बना लिया है, लेकिन यहाँ तो बेचैनी कांग्रेस के अंदर ही पैदा हो गई है। नेहरू और बोस साहब दोनों क्या हो गए, एक्टिव हो गए। अब क्या होगा, गांधी जी ने कहा कि यार एक्टिव होना पड़ेगा, इन लोगों ने बच्चों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी दोनों बच्चे हैं, कौन, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को एक्टिव होना पड़ा, और गांधी जी ने एक्टिव होकर के ये कहा कि देखो ऐसा है कि ऐसा कोई कार्य ना करो ताकि सरकार इस संवैधानिक ड्राफ्ट के संदर्भ में आपकी मजाक बनाने का कार्य करे। उन्होंने कहा कि देखो नेहरू रिपोर्ट आपने कब बनाया, 1928 में आपने बनाया, आप सरकार को 2 साल का समय दे दो। सरकार अगर 2 साल के समय में नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है तो मैं आपके साथ चलूंगा। वो लक्ष्य क्या बनाएंगे, पूर्ण स्वराज, और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या चलाएंगे, सविनय आंदोलन। ये लोग कहें कि नहीं हमारी समझ में नहीं आता जो आप समझा रहे हैं, हमें तो अभी चाहिए क्या, इस मांग को हटाओ और इसकी जगह क्या शामिल करो, पूर्ण स्वराज शामिल कर दो। गांधी ने फिर ठहराव लिया, क्योंकि गांधी जी समझ रहे थे कि अगर इन दोनों को नहीं समझाया गया तो ये खिलाफत कर बैठेंगे, और अगर ये खिलाफत कर बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ी परेशानी हो जाएगी, सरकार मजाक बनाएगी। गांधी ने कहा कि देखो ऐसा है कि चलो एक काम करते हैं, नेहरू रिपोर्ट आपने 1928 में बनाया है, आप एक काम करो, सरकार को 1 साल का समय दे दो, और अगर 1 साल के समय के अंदर अंदर नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सरकार कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है तो हम इसको हटा कर के हम पूर्ण स्वराज की मांग बना लेंगे, और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। इस बात को लेकर के ये सहमत हो जाते हैं। हालांकि सहमत अवश्य हो गए थे पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं थी। इन्होंने उस समय एक पार्टी बनाई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अपना एक नाराजगी व्यक्त करने के उद्देश्य से। लेकिन नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में इन्होंने नाराजगी दूर कर ली थी, कहा कि जो आपने समझाया, गांधी को कहा कि जो आपने समझाया हम उसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम एक नाराज़गी भी थोड़ी व्यक्त करेंगे। नेहरू रिपोर्ट में तो हमारी सहमति हो गई है, लेकिन हम एक अलग एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उसका मुद्दा अलग है। अब समय कब आया आपका, गांधी जी एक्टिव हो गए हैं। देखिए यहाँ से गांधी ने किस तरीके से मध्यस्थता की और नेहरू रिपोर्ट को बचाने का कार्य किया, और सरकार मजाक ना बनाए इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा अच्छा एक व्यवहार उनका यहाँ पर आ जाता है, और इसी व्यवहार के आलोक में गांधी जी एक बार फिर अच्छे से एक्टिव होने की कोशिश में हैं। अब 1929 का समय आता है, और जब 1929 का समय आता है तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ बुलाया जाना था, लाहौर में। तो सरकार, ये जो आपका कांग्रेस है, कांग्रेस की ओर से ऑफिशियली इस बात को कहा गया कि कांग्रेस के इस 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने महात्मा गांधी आए। मैंने क्या लिखा है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता त्यागना। गांधी जी एक्टिव हो रहे हैं और भी ज़्यादा। अध्यक्षता त्यागना, कुर्सी त्यागना उतना आसान नहीं होता है, जबकि कांग्रेस ने सामने से आपको अप्रोच किया हुआ है। कांग्रेस सामने से अप्रोच करके आपको ये कहती है कि भाई गांधी जी आपने समझाया था हमको कि 1929 तक अगर सरकार ने नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो 1929 में हम लोग क्या करेंगे, इस डिमांड को हटा देंगे, डोमिनियन स्टेटस वाली डिमांड को हटा देंगे।
इसकी जगह पूर्ण स्वराज को शामिल करेंगे और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। तो कांग्रेस की ओर से अप्रोच किया गया, क्योंकि आज हम दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में हैं और लगभग 1 साल का समय पूरा हो चुका है और सरकार ने नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। अब हम चाहते हैं कि आगे का रास्ता हमको दिखाओ, आओ और कांग्रेस की अध्यक्षता संभालो। गांधी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं संभालूंगा। गांधी ने कांग्रेस को नया जीवन या कांग्रेस को युवाओं के हाथों में सौंपा और कहा कि मैं चाहता हूं कि पंडित नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि पंडित नेहरू ने उस समय ये बात कही थी कि हम डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर क्या चाहते हैं, पूर्ण स्वराज चाहते हैं। तो गांधी जी ने अध्यक्ष पद से अपने आप को पीछे किया है। तो पीछे करने का मतलब ये नहीं कि गांधी जी उदासीनता में जा रहे हैं, बल्कि गांधी जी एक्टिव हो रहे हैं। जिन लोगों को आगे किया उन लोगों को आगे करके कांग्रेस को नया जीवन देने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस को युवाओं के हाथों में सौंपने की कोशिश करते हैं। और यही मतलब है कि दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की। और देखिए यहाँ पर एक्शन आ गया है। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर नेहरू रिपोर्ट को खारिज किया। और अगर नेहरू रिपोर्ट को खारिज किया तो इसका मतलब ये है कि डोमिनियन स्टेटस की मांग क्या हो गई है, खत्म हो गई है। और इस मांग को खत्म करके आपने किस मांग को शामिल किया, पूर्ण स्वराज की मांग को आपने शामिल किया। एक चर्चा आपने सुनी होगी कि देखिए, जब कांग्रेस के अधिवेशन होते तो 1 या 2 दिन नहीं होते थे, कई बार 4 से 5 दिन तक भी चलते रहते थे। कि ये दिसंबर 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, इसमें घटना आपको जोड़ के चलनी पड़ती है 31 दिसंबर 1929 की। तो 31 दिसंबर 1929 का ये रावी नदी का जिक्र है पंजाब में। और रावी नदी जो है आपका, सॉरी उधर उस साइड में हमें देखना है, लाहौर की साइड में। और रावी नदी का जो किनारा है वहाँ पर ये बताया गया कि 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को हम लोगों ने ये भारतीय तिरंगा नहीं फहराया था, हम लोगों ने एक झंडा फहराया था। और वो झंडा क्या था, भारतीय स्वाधीनता का प्रतीक था। क्या था, भारतीय स्वाधीनता का प्रतीक था। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के किनारे पंडित नेहरू ने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया और ये कहा कि अब से प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम भारतीय स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। यानी कि सरकार को बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया गया कि भैया अब तो आपको हटना पड़ेगा, अब तो आपको हटना पड़ेगा। डिमांड पूर्ण स्वराज हो गया। कांग्रेस ने ऑफिशियली इस बात को कहा कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, गांधी जी हमारा क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के किनारे भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहरा करके और ये भी कह करके अब से प्रत्येक साल 26 जनवरी को भारतीय स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, सरकार को आपने बहुत ही स्पष्ट संदेश दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए और मैं आपको लाना चाहूँगा। 1929 तक हम लोग आ गए हैं। अब जब 1930 में प्रवेश होगा तो कहानी एकदम स्पष्ट है। स्पष्ट क्या है, डिमांड आपकी पूर्ण स्वराज हो गई है और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए आपको क्या चलाना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है। और मार्गदर्शन किसको करना है, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी की परेशानी ये है कि मार्गदर्शन तो मैं कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड क्या है, पूर्ण स्वराज है, लेकिन जब मैं इस डिमांड को लेकर के भारतीय जनमानस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा तो भारतीय जनमानस क्या मुझसे ये नहीं पूछेगा कि साहब 1920 वाले स्वराज का क्या हुआ। चिंतित है, मानोगे नहीं मानोगे इस बात को। तो गांधी जी ने 1930 के वर्ष में भी अपने आप को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा के एक्टिव किया है। वो सबसे पहले क्या है, 11 सूत्रीय मांगे रखते हैं और ये मांगे रखी गई थी, जहाँ तक मैं सही हूँ, 31 जनवरी 1930 को। और इन मांगों को गांधी जी ने हिंद स्वराज में प्रकाशित भी किया, जो उनकी रचना भी है। और इन मांगों के सहारे उन्होंने कुछ बातें कही हैं। वो बातें तो खैर मैं आपके सामने रख ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 2-3 बातें शामिल करना चाहूँगा कि जो भू राजस्व की दर है उसमें 50% तक की गिरावट की जाए। भारत में जो ब्रिटिश शासन है, तो ब्रिटिश शासन भारत की रक्षा के बहाने जो भी
पैसा खर्च करती है तो वो जो एक्सपेंडिचर है उसको 50% तक गिरावट में लाया जाए। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में जो खर्चा होता है उसको 50% तक गिरावट में लाया जाए। विदेशी सामानों और नशीले पदार्थों की दुकानों के सामने हमने शांतिपूर्वक धरना आयोजित करने की अनुमति दी जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सरकार नमक पर जो टैक्स लगाती है, सरकार, ये मैं अलग से जोड़ूंगा कल आपको, सरकार नमक पर जो टैक्स लगाती है तो नमक पर टैक्स लगाना बंद करे। यानी कि ये जो 11 सूत्रीय मांगों में कुछ मांगें मैंने आपके सामने रखी हैं, इन मांगों को 31 जनवरी 1930 को, उस समय जो वायसराय आपको मिलेंगे लॉर्ड इरविन, बड़ा खतरनाक आदमी है ये, बहुत ज़्यादा डेंजरस, ये ऐसे जैसे विंस्टन चर्चिल है, बिल्कुल वैसा ही। साइमन कमीशन का एक मेंबर कौन? विंस्टन चर्चिल, जो बाद में जाकर के क्या बने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, ये बात आप याद रखना। तो लॉर्ड इरविन के सामने ये बातें रखी गई हैं, 11 सूत्रीय मांगे, ये 31 जनवरी 1930 को रखी गई हैं और अपेक्षा ये की गई है कि भी पहले जो सरकार है इन 11 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में क्या है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। लेकिन मार्च 1930 का समय आते आते सरकार ने 11 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में अपनी कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अंततः गांधी जी को कुछ करना पड़ा, और जो कुछ करना पड़ा वो नाम क्या आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको आगे बढ़ाना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को एंजॉय किया होगा, है ना। ये एक नई चीज़ है वैसे, पीछे पक्का कोई परेशानी तो नहीं है ना। चीज़ों को डिस्कस ज़्यादा करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बाहर जा कर के अपनी PDF ले लेंगे, ऑनलाइन वालों को भी शायद आज शाम को अपलोड हो जाएगा, मैंने अवेलेबल करा ही दिया है। इसका जो कंटेंट है ये जो मैंने कुछ ड्राफ्ट किया था, है ना, अभी तो मेरा आज ये पहला प्रयोग है। अगर आप इसके साथ जाना चाहेंगे तो इस प्रयोग को मैं बढ़ाना चाहूँगा। कैसे? ड्राफ्टिंग के साथ साथ बीच में कुछ बिंदु भी आपको जोड़ के दिखाना चाहूँगा। मुझे सहूलियत ये हो जाएगी कि जो मुझे डिस्कस करना है ना, मैं डिस्कशन के लिए समय निकाल पाऊँगा। ठीक है, तो और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, धन्यवाद।